सिर्फ की फ्रेम लगाना एडिटिंग नहीं होता है। मैजिक तब होता है जब ग्राफ सही हो। कब यूज करना चाहिए ईज इन, कब ईज आउट, स्मूथ चाहिए या इम्पैक्टफुल चाहिए। अगर तुम अभी तक ग्राफ्स को इग्नोर कर रहे हो तो तुम अपनी वीडियो का 50% पावर को वेस्ट कर रहे हो। आज इस वीडियो के मदद से तुम समझ ही जाओ कि की फ्रेम के ग्राफ्स को कब और कैसे यूज करना चाहिए। और मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ आपको स्मूथ ग्राफ नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको डायनेमिक ग्राफ भी बताऊंगा। आपको इस ग्राफ को कब और कैसे यूज करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले की फ्रेम्स को समझना होगा। अगर किसी को मालूम नहीं है कि की फ्रेम्स क्या होता है तो चलो मैं शुरू से बताता हूँ आपको। समझो आपको कोई एक ऑब्जेक्ट को मोशन देना है, आप उसको की फ्रेम के मदद से मोशन दोगे। नहीं समझा तो चलो और अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल शेप को इंपोर्ट किया है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल शेप मूव हो लेफ्ट टू राइट। इसको मूव करने के लिए यहाँ पर कोई इफेक्ट पहले से नहीं है। अगर आपको इसको मोशन देना है तो सिंपली आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, 2 की फ्रेम्स देनी है और आपको जैसा भी मोशन चाहिए रहेगा यहाँ पर आपको परफॉर्म कर लेना है। जैसे कि मुझे लेफ्ट टू राइट मोशन चाहिए तो मैं सेकंड की फ्रेम पे आता हूँ और इस सर्कल शेप को राइट साइड मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी सर्कल शेप में मोशन आ चुका है। तो इस मोशन के स्पीड और इफेक्ट को कंट्रोल करता है ग्राफ। तो आप इस ग्राफ की मदद से अपने मोशन को फास्ट या स्लो या ज्यादा इफेक्टिव या फिर कम इफेक्टिव दिखा सकते हो। तो जैसे ही आप ग्राफ सेक्शन में आओगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्राफ मिल जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन ग्राफ्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से ग्राफ का क्या काम होता है। जैसे ही आप ग्राफ वाले सेक्शन में आओगे तो सबसे पहला ग्राफ आपको देखने मिलेगा वो होगा लीनियर ग्राफ। इस ग्राफ में मोशन स्टार्ट से एंड तक सेम स्पीड से चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सर्कल शेप का मोशन सेम स्पीड में हो रहा है। ये ना ज्यादा स्लो हो रहा है ना ज्यादा फास्ट हो रहा है और ये थोड़ा रोबोटिक और मैकेनिकल फील देता है। तो आप लोग का सवाल रहेगा कि हम इसको यूज कहाँ पे करें। तो आप इसको सिंपली पोजीशन मूव के लिए या फिर प्रोग्रेस बार के एनिमेशन के लिए या फिर आपको नेचुरल फील की जरूरत नहीं है तब आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं। लीनियर ग्राफ के बाद आता है ईज इन ग्राफ। ईज इन ग्राफ में एनिमेशन स्लो स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो और फिर एंड में मोशन फास्ट हो जाता है। मतलब कि इस ग्राफ के मदद से आप स्टार्टिंग का एनिमेशन को स्लो रख सकते हो और एंडिंग के एनिमेशन को आप फास्ट कर सकते हो। तो इसे यूज कब करना चाहिए? इसे यूज तब करना चाहिए जब कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन में एंटर हो रहा रहेगा या फिर लोगो या टेक्स्ट की स्मूथ एंट्री दिखाने के लिए आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं। ईज इन ग्राफ के बाद आता है ईज आउट ग्राफ। ईज आउट ग्राफ में एनिमेशन फास्ट स्टार्ट होती है, एंड तक आते आते स्लो हो जाती है। बहुत नेचुरल फिनिश देता है ये ग्राफ। इस ग्राफ में स्टार्टिंग फास्ट होती है और एंडिंग स्लो होती है। और इसे यूज कब करना चाहिए? इसे यूज आपको तब करना चाहिए जब आपको ऑब्जेक्ट को रुकाना होगा या फिर आपको कोई टेक्स्ट लैंडिंग करनी होगी या फिर जूम आउट के लिए या फिर आपको अगर एंडिंग स्मूथ चाहिए होगी तब आपको इस वाले ग्राफ को यूज करना है। ईज आउट ग्राफ के बाद आता है ईज इन आउट ग्राफ। इस ग्राफ में स्टार्टिंग स्लो होती है, बीच में एनिमेशन फास्ट होता है और एंडिंग में फिर से स्लो हो जाता है एनिमेशन। मतलब कि इस ग्राफ में आपको स्टार्टिंग स्लो मिलेगी, मिडल में फास्ट हो जाएगी और एंडिंग में फिर से स्लो हो जाएगी एनिमेशन आपकी। और ये ग्राफ सबसे स्मूथ है और प्रोफेशनल मोशन के लिए इसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो इसे यूज कब करना चाहिए? इसको आपको तब यूज करना चाहिए जब आपके वीडियो में सिनेमैटिक मोशंस हो या फिर आप इसको रील्स में भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशंस में भी यूज कर सकते हैं या फिर आपको अपने एनिमेशन को प्रीमियम लुक देना है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। ज्यादातर आप लोग जो रील्स या फिर ट्रांजिशंस देखते रहोगे वो ज्यादातर इसी ग्राफ को यूज करके बनाए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक प्रो टिप दूंगा। हियर इट इज। तो आपको लीनियर ग्राफ बेसिक एनिमेशन के लिए यूज करना है, आपको ईज इन और ईज आउट ग्राफ को नेचुरल एनिमेशन देने के लिए यूज करना है। आपकी वीडियो नेचुरल लगनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो नेचुरल दिखनी चाहिए तो आप इन दोनों ग्राफ को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका वीडियो प्रोफेशनल लुक दे तो आप ज्यादातर ईज इन आउट ग्राफ को यूज किया कीजिए। ग्राफ के फर्स्ट सेक्शन होने के बाद अभी हम ग्राफ के सेकंड सेक्शन में आते हैं। जैसे ही आप सेकंड सेक्शन में आओगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सबसे पहले बाउंस ग्राफ। बाउंस ग्राफ ऑब्जेक्ट को मूव करके बाउंस कराता है। जैसे कि कोई बॉल जमीन पे गिर रही हो, हर बाउंस थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे कि फर्स्ट बाउंस का इम्पैक्ट ज्यादा होगा
सेकंड का थोड़ा कम, थर्ड का थोड़ा कम और फोर्थ का और कम। तो इस तरीके से ये ग्राफ वर्क करता है, लाइक रियल वर्ल्ड फिजिक्स जैसा फील देता है ये। तो इसे यूज कब करना चाहिए? तो आप इसे टेक्स्ट पॉपअप एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोई इमोजी एंट्री कराने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एनर्जेटिक मोशन आपको चाहिए रहेगा तब भी आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं। बाउंस ग्राफ के बाद आता है इलास्टिक ग्राफ। आप नाम से ही समझ गए रहेंगे कि पहले ये स्ट्रेच होगा, फिर पुल होगा और फिर सेटल हो जाएगा अपने आप। सो इसका जो मोशन होता है वो ओवरशूट करता है, मतलब कि आगे पीछे रबर जैसा स्ट्रेच होता है एनिमेशन, और फिर एंड में स्मूथली सेटल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमेशन कैसे शुरुआत में आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एंडिंग में एकदम स्मूथली सेटल हो जा रहा है। सो इसे यूज कब करना चाहिए? इसको आप लोगो रिवील के लिए यूज कर सकते हैं, UI बटन्स के एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अगर जूम इफेक्ट दिखाना है तब भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई बाउंसी प्लस स्मूथ एनिमेशन बनाना रहेगा तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक ग्राफ के बाद आता है वोबल ग्राफ। ये ग्राफ ऑब्जेक्ट को मूव होने के बाद थोड़ा शेक करता है या फिर वोबल कराता है, आपके एनिमेशन को सॉफ्ट वाइब्रेशन फील देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो इसे यूज़ कब करना चाहिए? आप इसको यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ की वार्निंग देने के लिए, या फिर कोई चीज़ का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या फिर अगर आपको हल्का फुल्का शेक इफेक्ट चाहिए तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वोबल ग्राफ के बाद आता है शेक ग्राफ, या फिर आप इसको फास्ट वाइब्रेशन ग्राफ भी बोल सकते हो। आप नाम से ही समझ जाओगे कि इसका एनिमेशन बहुत फास्ट और शार्प मूवमेंट देता है। ये बिल्कुल भी नेचुरल फील नहीं होता और ये थोड़ा एग्रेसिव फील देता है, लेकिन ये ग्राफ आपको आई कैची इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। यूज कब करना चाहिए इस ग्राफ को? इस ग्राफ को आपको बीट, ड्रॉप, ग्लिच या फिर कोई इम्पैक्ट सीन दिखाना है, या फिर कोई एरर या शॉक मूवमेंट दिखाना है, तब भी आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हो। सो ग्राफ हो जाने के बाद अभी प्रो टिप्स की बारी है। सो बाउंस ग्राफ को आप फन एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपको कोई इमोजी पॉपअप कराना है आपके फ्रेम में। इलास्टिक ग्राफ को आप प्रीमियम एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने अगर कोई UI एनिमेशन क्रिएट किया है तो आप उसमें इस ग्राफ को यूज़ कर सकते हो। वोबल ग्राफ को आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई भी चीज़ पे सडनली अटेंशन चाहिए तो आप इस वाले ग्राफ को यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में आता है शेक ग्राफ। आप इसको इम्पैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ को अगर आपको अपने वीडियो में ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखानी है तो आप इस वाले ग्राफ को यूज़ कर सकते हो। सो सेकेंड सेक्शन के बाद आता है लास्ट सेक्शन। तो जैसे ही आप लास्ट सेक्शन में आओगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा स्टेप ग्राफ। ये स्टेप ग्राफ स्टेयरकेस जैसा मोशन देता है, मतलब कि आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे रहोगे वैसा मोशन देगा आपके एनिमेशन को। इसमें एनिमेशन कंटिन्यूअस स्मूथ नहीं होता, वैल्यू एक लेवल पे रुकती है फिर सडनली जंप करती है दूसरी वैल्यू पे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एनिमेशन स्टार्टिंग में हो रहा है, फिर वो एक लेवल पे रुकता है और फिर सडनली जंप करता है। बिल्कुल डिजिटल और रोबोटिक फील देता है ये ग्राफ। सो इसे यूज कब करना चाहिए? आप इसे यूज कर सकते हो काउंटिंग एनिमेशन देने के लिए, या फिर पिक्सल्स एनिमेशन देने के लिए, या फिर कोई आपको मैकेनिकल या फिर टेक्सटाइल मोशन देना रहेगा तभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो स्टेप ग्राफ के बाद आता है रैंडम स्टेप ग्राफ। इस ग्राफ में स्टेप्स इक्वल नहीं होते, थोड़ा रैंडम और थोड़ा ग्लीची एनिमेशन आता है। इस ग्राफ में स्मूथ एनिमेशन तो बिल्कुल नहीं होता, इसमें रफ एनिमेशन होता है। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ग्लिच एडिट्स में, एरर इफेक्ट्स को दिखाने में, या फिर अगर कोई आप एक्सपेरिमेंटल विजुअल यूज़ कर रहे रहोगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इतना सब होने के बाद एंडिंग में एक प्रो टिप, तो आप स्टेप ग्राफ को डिजिटल लुक के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल काउंटिंग हो गया, या फिर कोई आपको काउंटिंग एनिमेशन दिखानी है, या फिर कोई आपको स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन दिखानी है, तब आप इस वाले ग्राफ को यूज़ कर सकते हो। और फिर रैंडम स्टेप ग्राफ, इस वाले ग्राफ को आप यूज़ करना आपके वीडियो में ग्लिची वाइब देने के लिए, आपके वीडियो में ग्लिच ऐड करने के लिए, इन्हीं सब काम के लिए आप इस वाले ग्राफ को यूज़ कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द किसी नई वीडियो में। लेकिन आपने की फ्रेम्स के ग्राफ को तो सीख लिया, लेकिन आपको अगर वीडियो एडिटिंग ही नहीं आती तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके सीख सकते हो।